नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जनता ने एक बार फिर शिवराज सिंह पर भरोसा जताया है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा नेता शिवराज, ये मध्य प्रदेश की जनता कह रही है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। ग्वालियर पूर्व और सांवेर के नतीजों से एमपी की महाभारत की तस्वीर साफ हो गई है। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस के सतीश सिकरवार ने मुन्नालाल गोयल को हरा दिया, तो सांवेर से तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की है और रिकॉर्ड मतों से प्रेमचंद गुड्डू को हरा दिया। जनता ने एक बार फिर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में दे दी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक बार फिर विपक्ष में बैठना होगा। प्रदेश में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर सीएम शिवराज को बधाई भी दी। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर विधानसभा की क्या तस्वीर अब हो गई है। बीजेपी के पास हो गई है 126 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत, एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो गया है बीजेपी के पास। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। नतीजे सामने आ चुके हैं। 96 सीटें हो चुकी हैं कांग्रेस के पास। बीएसपी 2, एसपी 1, अदर 4, यानी कि अन्य के पास 7 सीटें हैं। बाकी बीजेपी की साख और सत्ता दोनों बरकरार है। ग्वालियर चंबल संभाग में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को उनके ही समधी सुरेश राजन ने मात दी है और सुरेश राजन ने कहा है कि यह मेरी नहीं, जनता की जीत है और इमरती देवी के दंभ को जनता ने हराया है। उन्होंने कहा है कि इमरती देवी के पास जनता के बीच जाकर बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं था और इसलिए कमलनाथ के बयान को जबरदस्ती तूल दिया गया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजन से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ने। मध्य प्रदेश की कद्दावर मंत्री, महिला आबाद विकास मंत्री इमरती देवी को हार मिली और उस हार को दिया है उनके ही समधी सुरेश राजे ने। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव हुआ, बड़ा समधी समधन का चलता रहा कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। समधन जी हमेशा कहते रहे कि पहले भी पटकनी दे चुके हैं, इस बार फिर पटकनी देंगे। देखिए, जब वो पटकनी दे चुकी तब मैं भाजपा से प्रत्याशी था, वो कांग्रेस से प्रत्याशी थे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो जीतती थी यहाँ, वो नहीं, या कांग्रेस जीतती थी। लेकिन जिस तरीके से जो कमलनाथ जी ने कहा था उनके बारे में, उसको लेकर लगातार बीजेपी ने उसको कैश कराने की कोशिश की, न केवल डबरा में बल्कि 28 विधानसभा सीटों पर कहा गया। क्या लगा, उसका कुछ असर देखने को मिला क्या? नहीं, ज़्यादातर मैं क्या कहूँ, अब आप चौथा स्तंभ हो, आपने उस मुद्दे को ज़्यादा हवा दे दी, बाकी वो मुद्दा तो था नहीं। ठीक है, उनको लगा कुछ नहीं मिला तो चलो यही चला लें। हमें विश्वास था जनता जनार्दन पर पूरी तरह, इसलिए हम निश्चिंत थे। हमने पूरे चुनावी दौरान कहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया उस पर देना उचित नहीं समझा, आज भी नहीं समझते। न वो मुद्दा तब था, ना आज है। मुद्दा तो ये था, किसान की धान 3600 वाली अगर वो बिक रही है 1400, 1600, तो इस पे बात करें। अतिथि शिक्षकों के लिए रोड पे आने की बात की, रोड पर क्यों नहीं आए उसकी बात करें। बिजली का बिल 100-200 रुपये से 1200 और 2200 से 4000, 6000 तक पहुंच गया, इसकी बात करें। भाई, पीडीएस का गरीब का खाना उनके एजेंटों की उसमें चला गया, उसकी बात करें। आप देखिए, मुद्दों पर चुनाव भाजपा ने बिल्कुल नहीं लड़ा। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं हार भी गई तब भी मंत्री रहेंगे, तो क्या माने कि अब डबरा को दो चीजें मिल गई, आप विधायक और वो मंत्री? नहीं, अब मुझे नहीं मालूम वो किस तरह मंत्री बनेंगी, किस तरह मंत्री रहेंगी, क्या नियम है, कोई संविधान में संशोधन होने वाला है क्या, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जनता जनार्दन ने हमें एक अवसर दिया है और हम आपके माध्यम से जनता जनार्दन को विश्वास दिलाते हैं कि जनता जनार्दन की आशाओं के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की आशाओं पर खरा उतरने का सुरेश राजे प्रयास करेगा। तो ये थे सुरेश राजे जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है जनता ने उन्हें जिताया है और कहीं ना कहीं इमरती देवी का जो दम है उसकी इस चुनाव में हार हुई है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। तो सिर्फ इमरती देवी को ही नहीं बल्कि 2 ऐसे और मंत्री हैं जिनको एक बड़ा झटका लगा है। 3 मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी है। इमरती देवी को भी एक बड़ा झटका लगा है और सुरेश राजन ने उन्हें मात दी है। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा की क्या नई तस्वीर होने जा रही है, वो भी टैली के जरिए आपको हम बता रहे हैं।
और ज्यादा अपडेट्स के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं खास यशपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के विधायक हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। यशपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बेहद खुशी का ये माहौल है, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, श्रेय किसको जीत का? भारतीय जनता पार्टी का वह स्थापित संगठन जो गुटी राजनीति से दूर है, नेतृत्व संगठन करता है और हमारा जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, और जो जमावट है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व की, और वह जनता जिस जनता ने पिछले 15 महीने और अभी वर्तमान में 6 महीने शिवराज जी के पुनः कार्यकाल का जो एक बदलाव और एक परिवर्तन देखा, ये संयुक्त साझेदारी है। मैं दोनों को श्रेय देना चाहता हूं, उन हजारों हजार मतदाताओं को, आशीर्वाददाता जनता को, जिन्होंने कमलनाथ जी को नकारा, कांग्रेस को नकारा, शिवराज जी को और सिंधिया जी को स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना को भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए जिस प्रकार से जमीनी हकीकत में परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसी का नतीजा है कि हमें सफलता मिली। आपको कांग्रेस की कैंपेनिंग कैसी लगी इस बार की, आपके ओपिनियन के हिसाब से? बहुत दयनीय थी। कांग्रेस बिखरी पड़ी थी। वे दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने सत्ता के साथ रहकर के सत्ता की मलाई खाने में भागीदारी 15 महीने तक सुनिश्चित की है, उनके अपने बेटे को भी उन्होंने मंत्री पद से नवाजवा दिया था और राज्यसभा में भी वो पहुंच गए थे और कद्दावर नेता थे। मुझे लग रहा था कि कमलनाथ जी को अनाथ करके सब चले गए। सिंधिया जी जिन परिस्थितियों में नाराज हुए, वो आपके सामने में उसका रिपीटेशन नहीं करूंगा, बात पुरानी हो जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कहीं दिखे ही हैं। मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, कांग्रेस तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में। यही आलम, यही हाल। तो यशपाल जी, ऐसा तो नहीं हो गया कि नेगेटिव कैंपेनिंग की वजह से आपकी जीत हो गई, आपको फायदा हो गया? देखिए, लड़ाई का मजा तब आता है जब बराबरी की टीमें काम करती है, और हमारे साथ जनता थी, उनके साथ न जनाधार था, न जनता थी, न संगठन था। इसलिए हमें थोड़ा सा वैक्यूम नजर आया। आपने पूछा था कि आपको क्या कमी लगी है, संगठन नाम की कोई चीज थी नहीं। और हमारे अपने इस संगठन में, मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब आपकी बराबरी के भी लोग नहीं थे क्या? आपकी बराबरी की भी टीम नहीं थी क्या एक तरह से? देखिए, टीम तो संगठन की होती है, वो स्थापित होती है। अगर पूर्व मंत्रियों की बात करें, नहीं दिखे, पूर्व विधायकों की बात करें तो नहीं दिखे। हमने अपना मोर्चा जिस तरीके से संभाला और जिन्हें युवाओं के नेतृत्व में संभाला, मैं पहली बार बोल रहा हूं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस बार मंडल के अध्यक्षों में और जिला के अध्यक्षों को, जो युवाओं को तवज्जो दी थी, उन्होंने जिस जमामर्दी के साथ, जिस दमदारी के साथ, जिस संलग्नता के साथ संगठन से कंधा कंधा मिलाकर के काम किया, ये हमारी जीत का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। कांग्रेस से कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। कुणाल जी, आपसे सवाल ये है कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो आप सुन भी रहे थे, आपको क्या लगता है जो दावे लगातार किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो तो सब हवा हो गए? कहाँ गलती हो गई? हवा की बात नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों का चुनाव था, और लगभग जिस प्रकार का एक वहां पे हमारे सामने टारगेट था, क्योंकि आम चुनाव जब आते हैं, जब टारगेट होता है कि भैया जिसको 230 में से 116 120 सीटें जीत जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, जनता उस हिसाब से उसको साथ भी देती है। पर कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था, आज की तारीख में जनता को भी मालूम था कि 28 डायरेक्ट 28 सीटों का मुकाबला कांग्रेस को 28 जीतने, और 100% का टारगेट हमारा था, 25-26% का भारतीय जनता पार्टी का टारगेट था। तो कहीं ना कहीं ये, और फिर जिस तरीके से चुनाव लड़ाया गया सत्ता के द्वारा, जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके धन बल का भयंकर जो प्रयोग हुआ, जिसे कह सकते हैं कि जिस अता पैसे के साथ करा गया, धन बल, बाहुबल, फिर सत्ता के ऊपर, और कहीं ना कहीं चीजें, और उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, 19 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें कई सीटें 161 वोटों से हारी, कई सीटें बहुत कम मार्जिनों से हारी। तो ये भी सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश के अंदर ये है, और जनता ने हमें भी भरोसा दिया, और इस प्रकार के ऊपर किया, अब जो काम दिया उससे पूरा करेंगे। ये बात दावे हर व्यक्ति करता, हर व्यक्ति की अपना सोच होती है। बीजेपी भी 28 का दावा कर रही थी, हम भी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बातें, तो मूल रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सत्ता का कत्ल करके, एक जनादेश का कत्ल करके सरकार बनाई गई थी, उसके बाद जो
कमी कहाँ रह गई, सवाल यही है, कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी बहुत जगहों पे हमारी रह गई, क्योंकि हम उस तरीके आप ही के, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अभी 60 साल पुरानी जो विचारधारा है उस पर अभी भी काम चल रहा है, साथ ही 60 साल पुरानी विचारधारा को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है किसी क्षेत्र में और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, तो उससे थोड़ी ना जीत मिलेगी। ये आप ही के नेता ने कहा है। ये कोई भी चीज विचारों से, हनुमान चालीसा से, सब अपनी अपनी जगह है और सबकी अपनी अपनी आस्था का विषय है। वो उन चीजों में कहीं कोई बात नहीं। स्पष्ट रूप से ये जो चुनाव हुआ, जो 15 दिन का आखिरी चुनाव था, यशपाल जी भी बहुत वरिष्ठ नेता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा गया और किस तरीके से धनबल का उपयोग हुआ, उसका ये नतीजा है। हाँ, हमारी कमी रही कि हम उस तरीके से धनबल, क्योंकि हमें गरीब की पेंशन बढ़ाई थी, हमने उसको रोक के पैसा तो नहीं करा था, हमने जो किसान कर्जा माफी करा था, हमने यूरिया उपलब्ध कराई, हमने लोगों के काम करे थे और काम के भरोसे पे थे। पर जिस प्रकार से धनबल का एक दुरुपयोग हुआ है, उसके माध्यम में हमारी कमी रही और हमने जो चुनाव लड़ा। धनबल का मतलब खरीद फरोख्त है आपका? खरीद फरोख्त वहां पे बहुत मतलब अता पैसा और अता मतलब सरकारी सिस्टम का जो उपयोग होता है। 28 सीटें थी, सरकार बनाने के लिए हर स्थिति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी रहे। पर अगर ये नतीजे देखें तो कोई ऐसे बहुत की मतलब सत्ता के साथ रह के और पूरी हर चीज झोंकने के बाद जो नतीजे आए, तो वो मुझे नहीं लगता कि मुझे कांग्रेस को भी निराश नहीं करता। जनता ने कांग्रेस को भी अच्छा मत दिया, अच्छे वोट दिए और अच्छे कहीं ना कहीं जनादेश भी दिया और आगे 3 मंत्रियों को आपने हराया है। कुणाल जी, आपके पास मैं रुक करूंगी वापस। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी के लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, क्योंकि सत्ता तो बरकरार है ही और ग्वालियर चंबल संभाग की जहां की हम बात कर रहे थे, वहां पर साख भी बरकरार है। अब देखिए, बिल्कुल अगर ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखें तो कांग्रेस यहाँ ये कह सकती है कि वो अच्छी स्थिति में रही है, क्योंकि 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे, जिसमें से जो 9 सीटें कांग्रेस को, पूरे 28 में से जो 9 सीटें मिली, वो 7 सीटें जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। और 3 सीटों पर अगर हम देखें तो हार का एक बड़ा कारण जो है वो बसपा की उपस्थिति रहा है। चाहे वह आप भांडेर की बात करें, जहाँ महज मामूली अंतर से फूल सिंह बरैया चुनाव हारे हैं, या फिर आप जौरा की बात करें, या फिर पोहरी की बात करें। ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई हो, 40,000 प्लस वोट लिए हैं। और यदि बसपा इस उपचुनाव में नहीं होती तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां विजयश्री हासिल करती। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी कैंपेनिंग की गई और उसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि अधिक से अधिक सीटें इस अंचल से कांग्रेस को जीतेगी, क्योंकि ये जो इलाका है यही वो इलाका है जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और जब वो पार्टी छोड़कर गए थे तो इस अंचल में सबसे ज़्यादा खुद्दार वर्सेस गद्दार का नारा बुलंद किया गया। बिकाऊ और टिकाऊ की बातें यहाँ हर सभा में की गई। तो कांग्रेस को इस अंचल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके से जो सफलताएं मिली हैं वो भी बेहतर कही जा सकती हैं, क्योंकि इस अंचल के 3 मंत्री चुनाव हारे हैं और ऐसे नहीं कद्दावर मंत्री हैं। अदल सिंह कंसाना 4 बार के विधायक थे, वो चुनाव हारे हैं। गिरिराज दंडोतिया भले ही पहली बार के विधायक हों, लेकिन सिंधिया के काफ़ी करीबी माने जाते थे। इसके अलावा इमरती देवी की बात करें तो उनको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस अंचल में कामयाबी हासिल की है। तो कांग्रेस इस अंचल में तो कम से कम ये कह सकती है कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। ये बात सही है कि मालवा, निवाड़ और दूसरे इलाकों से कांग्रेस को वो सपोर्ट जनता का नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग भी जब आकलन करते थे तो 50-50 सीटों की बात करते थे कि आधी सीटें कांग्रेस और आधी सीटें बीजेपी के पास रह सकती हैं। तो कुछ सीटों से यहाँ इस अंचल में जरूर 1-2 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की रणनीति कह लें या फिर जो मिसमैनेजमेंट था प्रत्याशियों का वो कह लें, इसकी वजह से शैलेंद्र, इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम कुणाल जी से करेंगे कि आखिर क्या ये एक बड़ी वजह रही है, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम बताते हैं कि आखिर कितनी वोट किसको मिले हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। जौरा की बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम मार्जिन है कांग्रेस और बीएसपी के बीच, बहुत कम मार्जिन है। बीएसपी को अच्छे खासे वोट यहां मिले हैं और यही वजह है कि बीजेपी को इस बात से फायदा भी मिला है। 66,946 बीजेपी को यहां से वोट मिले हैं। पोहरी की बात अगर हम करें, एक बार फिर जौरा की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे, और पोहरी की बात करें तो बीएसपी 43,747, कांग्रेस 42,435 और बीजेपी 66,000। लेकिन अगर बीएसपी और कांग्रेस के बीच की जो संबंध है, स्थितियां हैं, वो ठीक होती तो अभी यहां पर कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता था। यही हम दर्शकों को बताने की भी कोशिश कर रहे हैं और यही सवाल कुणाल जी से मैं करूंगी। भांडेर की बात करें, बीएसपी को मिले
23 वोट, कांग्रेस को मिले 56,000 वोट। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर बीएसपी और कांग्रेस के बीच एक अच्छा तालमेल होता तो बीजेपी को यहां से भी हरा सकते थे। जौरा में भी वही स्थितियां देखने को मिली हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, क्या ये एक बड़ी वजह आप मानते हैं इसको? बीएसपी के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते, अच्छी गठबंधन की कोशिश करते, क्या वो एक बड़ी वजह है हार की? नहीं, कोई वजह नहीं होती हार के कारण, ना हार के कारण। ये तो स्पष्ट है, अपनी ताकत अपनी पार्टी के हिसाब से लड़ा जाता है। बसपा ने अपना काम करा, हमने अपना काम करा, जनता के बीच में गए, बीजेपी ने अपना काम किया और जो काम दिया है, ये कि इसके कारण हार गए उसके कारण हार गए, कोई नहीं। हमें 9 सीटें मिली, जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद। आपको सोचिए ना कुणाल जी कि अगर अभी गठबंधन अच्छा होता, संबंध अच्छा होता, तो अगर बीएसपी वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो क्या कांग्रेस के खाते में वो वोट नहीं जाते? थोड़ा सा तो फायदा आपको होता ही। मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैं अगर और मगर की राजनीति नहीं करता कि अगर ये होता तो ये जो स्पष्ट हुआ है कि हम 9 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीती, हम हारे हैं, उसके ऊपर हमें समीक्षा करके आगे की तैयारियों पे लगना है। ये नहीं कि हम इसके कारण हार गए उसके कारण हार गए। हमें मेहनत करने की जरूरत थी, कुछ और चीजों का उपयोग करने की जरूरत थी, वो जो हम नहीं कर पाए उसमें आगे सुधार करने की जरूरत है कि अगर ये हो जाता, बसपा नहीं होती, ये होता। ये कोई समीकरण, समीक्षा का विषय है ना, यही तो समीक्षा का विषय है कुणाल जी। ये समीक्षा का नहीं, राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। बसपा कि आपको कहाँ फायदा हो रहा है, किसके साथ फायदा हो रहा है, अगर स्थितियां ऐसी होती तो आप कैसे इसको नकार सकते हैं? और बेहतर हमें करने की कोशिश करना पड़ेगी कि हमें किसी की इस तरह की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़े। हम और बेहतर करके आगे के अपने उसको सुधारे कि हमें कोई भी कि अगर ये लड़ेगा तो हम हारेंगे, ये नहीं लड़ेगा तो हम जीतेंगे। इन परिस्थितियों के साथ कभी भी समझौते के साथ राजनीति नहीं होती। आप अपना स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो हमारी आज भी समीक्षा होने जा रही है। समीक्षा की जाएगी कि आखिर जिन सीटों पर हार हुई है वहां पर मंथन किया जाएगा कि आखिर वहां पर क्या दिक्कतें रह गई, क्या कमी रह गई, लेकिन स्थितियां कैसे सुधर सकती थी। फिर मंथन में क्या निकालते हैं आप? देखिए, आज शाम को पूरा पार्टी का मंथन है जिसमें विधायक भी रहेंगे, विधायक दल की बैठक भी थी, उसमें जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और सभी हमारे वरिष्ठ लोग जो उन चुनावों में जुटे हुए थे, सभी लोगों को के साथ बैठ के बैठकें होंगी और उसके ऊपर जो मंथन निकलेगा, सभी वरिष्ठ नौजवान अपनी बात रखेंगे और जो भी चीज का उसका मंथन निकलेगा उस बात को। ऐसा लगता है कुणाल जी कि मंथन पहले ही बीजेपी ने कर लिया था, इसलिए रामबाई से भी मुलाकात हो रही थी, भूपेंद्र सिंह की, दूसरे नेताओं से भी लगातार जो बीएसपी के हैं या निर्दलीय, उनसे भी मुलाकात का दौर जारी था। ये मुलाकातें आप भी कर सकते थे पहले। देखिए, जो डर भारतीय जनता पार्टी को था, उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को भी कितनी सीटें वो भी जीत जाएंगी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में चुनाव था, पर जो लोगों की साख दांव पे लगी थी, जो धनबल के माध्यम से जिन्होंने लोकतंत्र को बेचा था, वो लोगों ने हर चीज का उपयोग करके, मतलब यही मैं यशपाल जी से पूछूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक अहम खबर बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली हार के बाद कई कांग्रेस के नेता ईवीएम मशीनों पर भी हार का दोष मढ़ रहे हैं, जिसमें कांतिलाल भूरिया शामिल है, दिग्विजय सिंह भी शामिल है, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र नाहटा ने पार्टी की हार पर उसे आत्ममंथन की सलाह दी है। नाहटा ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है जिस पर उसने 60 साल काम किया, उसको छोड़कर हनुमान चालीसा हमें वोट नहीं दिला पाएगा और नहीं दिला पाया है। स्थितियां जाहिर कर रही हैं कांग्रेस नेताओं की ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से मैं अपनी कमजोरी की बात को छोटा नहीं करना चाहता। ईवीएम में गड़बड़ी का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने जिन्होंने आरोप लगाया है उनके पास प्रमाण होगा, यानी कि आरोप लगाया है कांतिलाल भूरिया ने, आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह ने, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? ये एक बड़ा सवाल है। ये तर्क छोड़ दीजिए कि मंगलवार का दिन कैसा होता है, ये तर्क छोड़ दीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़कर हम वोट जीत जाएंगे। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है जिसमें उसने 60 साल तक काम किया और जिसके पहले उसने देश को आज़ादी दिलाई, उसको छोड़कर यदि हनुमान चालीसा हमें वोट नहीं दिला पाएगा और नहीं दिला पाया है, अब कम से कम ये अवसर आया है कि कांग्रेस को बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा। जिन नेताओं ने कहा उनके निजी विचार होंगे, मैं इस तरीके से अपनी कमजोरी की बात को छोटा नहीं करना चाहता। ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई होंगी, मेरे पास तो कुछ प्रमाण नहीं है, पर जिनने कहा है उनके पास कुछ प्रमाण जरूर होंगे, उस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। कुणाल जी, नरेंद्र नाहटा जी की बात को लेकर मैं आपसे सवाल कर चुकी हूं, लेकिन एक और बात उन्होंने कही है कि ईवीएम पर दोष मढ़ना वही मढ़ सकते हैं जिनके पास प्रमाण हो।
ये बात उन्होंने कही है। कल भी हमने देखा दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया और विवेक तनखा भी वहीं खड़े हुए थे। उनकी तरफ से यही आया कि धनबल का इस्तेमाल करके ईवीएम को अगर चिप से जोड़ा जाता है तो हैक किया जा सकता है। क्या ये फिर दोष मढ़ने वाली बात हो गई? क्या आत्ममंथन की जरूरत नहीं महसूस होती? देखिए, आत्ममंथन की जरूरत महसूस होती है, आत्ममंथन हम कर भी रहे हैं, पर जब भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, विश्वास और भरोसे के ऊपर, कई नेता चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हो, वो भी सीवीएम के ऊपर लिख चुके हैं, कई और नेताओं का भी है। वो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या है, ये एक भरोसा है कि लोकतंत्र बेहतर चले। और जिस चीज पे अगर कई लोगों को, कई अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी इस पे बात करते हैं, अगर भरोसा कम बचा है उस चीज के ऊपर, तो हम बैलेट से भी कर सकते हैं। होगा, ये हो सकता है कि 1 दिन की काउंटिंग 2 दिन में हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ना नहीं। 2018 विधानसभा चुनावों में क्यों नहीं कही आपने बात? या छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी कांग्रेस, वहां क्यों नहीं कहते ये? देखिए, मैंने ईवीएम के ऊपर नहीं, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कि जिस चीज पे भरोसा, मेरे पास तो कोई प्रमाण इस तरह के है नहीं, तो जिस चीज के ऊपर भरोसा अगर लोगों का काम है, लोकतंत्र भरोसे पे चलता है, और अगर भरोसा जिस चीज के ऊपर नहीं तो उसे बदलने में तकलीफ क्या है? ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चीजों को लगता है कि अगर कुछ हो रहा है, और अगर कई लोगों को, एक को नहीं कई लोगों को, क्योंकि सिर्फ इसमें दिग्विजय सिंह जी या कांतिलाल भूरिया जी की बात नहीं है, कई बड़ी बड़ी अलग अलग पार्टियों के नेता इस बात को कह चुके हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कई नेता कह चुके हैं, अगर कई लोगों को इस पर भरोसा नहीं है तो उस चीज को बदलने में तकलीफ क्या है? कई विकसित देश भी आज की तारीख में बैलेट का उपयोग कर रहे हैं, कई विकसित देश अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें भी अगर लोकतांत्रिक, कुणाल जी, बड़े बड़े विकसित देशों की हम बात करें, ट्रंप अगर चुनाव हार गए तो वो भी बैलेट पर भी सवाल उठा रहे हैं। हार का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे। विवेक पटैया भी लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी, ये खुशी की बात है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हमने देखी है, कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। यहां पर भी हो सकता है समीक्षा की जाएगी बीजेपी के नेताओं की तरफ से। क्या अपडेट्स हैं फिलहाल अभी? समीक्षा को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी जरूर समीक्षा करेगी और जहां जहां हार हुई है वहां समीक्षा करेगी। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक तो परिणाम मिले हैं, लेकिन जिस जगह पर बीजेपी को परिणाम की उम्मीद थी वहां बीजेपी को हार मिली है। हम बात करें आगर की तो यहां पर बीजेपी को हार मिली, ब्यावरा में बीजेपी को हार मिली, जबकि आगर को एक मजबूत गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। ऐसी स्थिति में वहां पर यदि भाजपा को हार मिली है तो फिर हार के कारणों का पता लगाने के लिए बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि महज 3 साल बचे हैं अभी विधानसभा के चुनाव के लिए, और उसके पहले आपको नगरीय निकाय चुनाव का सामना करना है और पंचायत चुनाव का सामना करना है। इसलिए ये चुनाव के नतीजे एक आईने की तरह है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो, कि कम से कम अपनी तस्वीर इसमें देख ले और कहां हमारे अंदर खामियां हैं उन खामियों को दूर कर ले। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी ने बूथ लेवल पर एक ऐसी व्यूह रचना बनाई थी जिसका उसको फायदा मिला, लेकिन जो परिणाम मिलने थे वो परिणाम नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस को भी वो परिणाम नहीं मिले। जहां 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी, वहां पर कांग्रेस को बीजेपी से कम सीटें मिली, जबकि चाहे वो राजनीति के जानकार हो या फिर कांग्रेस के नेता, दोनों ही पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। यही वजह है कि समीक्षा की भी जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता आज पहुंचेंगे, समीक्षा करेंगे, तो वहीं बीजेपी के भी नेताओं की तरफ से ये सामने आया कि जहां पर हार हुई है वहां पर समीक्षा होगी, जहां पर हार हुई है वहां के जो फैक्टर्स है उनको तलाशा जाएगा, उसकी वजह को तलाशा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ कुणाल चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं, यशपाल सिसोदिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार अपनी चर्चा जारी रखेंगे और इसके बाद आपको एक बड़ा अपडेट देंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हार और जीत का फैसला कल हो गया, आज से आत्म मंथन शुरू होगा। मंथन कि आखिर कहां पर बड़ी जीत हुई है, कहां पर हार हुई है। सबसे बड़ा मंथन होगा कि आखिर हार की क्या वजह रही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मंथन की जरूरत नहीं है। बीजेपी को भी कई क्षेत्रों में मंथन की जरूरत अभी महसूस हो रही है। अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बूथ की, तो यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और ये भी आपको बता दें कि 237 वोट यहां पर मिले हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बूथ पर ही बीजेपी हार गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट भी है, बड़ी खबर भी है बीजेपी के लिए। एक सवाल वाली भी बात है, साख वाली भी बात है। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र, वाकई ये साख वाली बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कंधों पर थी और ग्वालियर चंबल वो संभाग है जहां से कई बड़े नेता, कई दिग्गज हैं बीजेपी के, उनके ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के ही बूथ पर अगर बीजेपी की हार हो जाती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़ा होना लाजमी है। जिस तरीके से बीजेपी बूथ मैनेजमेंट की बात करती है और ये कहती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कैंपेन भी तमाम तरीके के चलाया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो मुरार के आर्य नगर में रहते हैं और उसी से उनका जो पोलिंग बूथ है जहां पर वो मतदान करते हैं अपने परिवार के साथ, उसी बूथ पर जो है वो कांग्रेस ने जो बीजेपी से 40 अधिक वोट लिए हैं, यानी 40 वोट जो है वो बीजेपी पीछे चली गई। हालांकि वही इलाका जो है मुन्नालाल गोयल का भी है, मुन्नालाल गोयल भी वहीं पास में ही रहते हैं। तो ये कहें कि दोनों नेताओं का जो प्रभाव है वो अपने ही मोहल्ले में, यानी अपने ही कॉलोनी में नजर नहीं आया। यदि नजर आता तो कहीं कांग्रेस से वो कहीं अधिक आगे होते, क्योंकि जिस तरीके से अगर दूसरे लोगों की अगर हम बात करें, चाहे सतीश सिकरवार के पोलिंग बूथ की बात करें या सुनील शर्मा के पोलिंग बूथ की बात करें या दूसरे प्रतिनिधियों की पोलिंग बूथ की बात करें, तो इन सारे पोलिंग बूथ पर जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी अपनी सीट को बचाने में कामयाबी हासिल की और अधिक से अधिक वोट उन्होंने पाए हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोलिंग बूथ को भी जीतने में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जयभान सिंह पवैया अपनी पोलिंग को बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जो बूथ है उस पर कांग्रेस को 237 और बीजेपी को 197 मत मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भले ही पूरे देश में वो स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हों, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही पोलिंग पर वो बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए हैं। इस तरह की बहुत सारे और अपडेट जो हैं वो धीरे धीरे जब पोलिंग बार जब जानकारियां आ रही हैं उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से और बड़े दिग्गज हैं जो अपने इलाके में ही बीजेपी को जीत दर्ज नहीं दिला पाए। ऐसा नहीं है कि उनकी सक्रियता नहीं थी, पूरे समय वो इस इलाके में भी रहे हैं, जनसभाओं में वो शामिल भी हुए हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने कार्य भी इस दौरान बढ़ चढ़कर करवाया है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह रही कि खुद के ही पोलिंग बूथ को वो जीत नहीं दिलवा पाए, ये एक बड़ी बात है। बने रहिए आप हमारे साथ। यशपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही ये वजह पूछते हैं। यशपाल जी, 237 मिले हैं कांग्रेस को, 197 मिले हैं बीजेपी को। ये है नरेंद्र सिंह तोमर का पोलिंग बूथ। जी हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले दो बात कहना चाहता हूँ। जी, अगर ईवीएम को लेकर के जैसा आपने भी प्रश्न उठाया था और पूरा प्रदेश देख रहा है और कांतिलाल जी भूरिया ने कल कह दिया, बताइए आप जो लोकसभा के में जो चुनाव में झाबुआ में चुनाव जीते हैं चुनाव और वो अच्छे मतों से जीते हैं, तब ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। आज ईवीएम मशीन खराब हो रही है। देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, ये वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। और अगर कांग्रेस के कोई बड़े नेता, चाहे वो कांतिलाल जी भूरिया हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे विवेक तनख्वाह जी पास में खड़े हों, पास में तो और भी कोई लोग खड़े होंगे, लेकिन किसी ने इस बात के लिए मना नहीं किया। मैं नरेंद्र नाहटा जी मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं। आज मैं सुबह से आपके चैनल पर उनका वक्तव्य देख रहा था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ये लेट स्वीकार किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसलिए कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब कमलनाथ जी ने अपने आप को कहना शुरू किया सोशल मीडिया पर, मैंने कुणाल चौधरी से किया है, कांग्रेस के हर नेता से किया, ये आप जानते हैं। सवाल ये है कि आप क्यों हारे यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर के पोलिंग बूथ पर? मैं चूंकि वो डिबेट का एक हिस्सा था, इसमें मैं कर रहा था और नाहटा जी ने देर आए दुरुस्त आए की संज्ञान दी है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी का पाठ जब चल रहा था तभी यदि कांग्रेस को सीख दे दी जाती, क्योंकि वहां तो देखिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही पार्टी के बड़े नेता बचे, बाकी कोई बचा नहीं है, अब तो वो भी नहीं बचे। जहां तक आपने एक बूथ के विशेष को कोट करते हुए नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब वाला बूथ, देखिए जया
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में सारे के सारे बूथ नहीं आ सकते और कांग्रेस के समर्थन में भी सारे से सारे बूथ नहीं आ सकते। हम कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर प्रेरित करते हैं। हम बिल्कुल सारे पोलिंग बूथों की बात नहीं कर रहे यशपाल जी, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आपको उनकी सक्रियता पता है, आपको उनका कद पता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम एक लक्ष्य टारगेट लेकर के चलते हैं और टारगेट कभी भी 100% नहीं होता राजनीति में। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, मतदाताओं का नेचर कहाँ किस मतदान केंद्र पर कैसा आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन नरेंद्र जी तोमर साहब वाला यदि मतदान वाला केंद्र यदि हम लूज हुए हैं 40 वोटों से, जैसा शैलेंद्र जी बता रहे थे, तो देखिए वहां का समीकरण क्या है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं वहां से काफी कोसों दूर हूं। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर वहां पर क्या वोट प्रतिशत गिरा है, कौन सा वोट किस समाज का, किस वर्ग का, किस विषय का, किस नेचर का ज्यादा था, कम था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मेहनत में कहा कमी रह गई है। हम इन चीज को देखेंगे। चूंकि आपने नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हमारे कृषि मंत्री है, स्टार प्रचारक है, बिल्कुल उनके बूथ को लेकर के अगर आपने कहा है तो निश्चित रूप से आपका सवाल लाजमी है, सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन हम देखेंगे गुणदोष के आधार पर कि कहां हमारी कमी रह गई है। 40 वोट का भी अंतर आया तो क्यों आया, इस बात को स्वीकार करते हैं। मंथन करना ही होगा। हालांकि अब संगठन की बात चली ही है तो कुणाल चौधरी जी से मेरा अगला सवाल होगा। कुणाल जी, आपने कहा कि मंथन किया जाएगा, कहां कमी रही ये कांग्रेस भी देखने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात ये कि नरेंद्र नाहाटा ने कहा है कि जो विचारधारा चली आ रही है उसको छोड़कर अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा तो फिर कैसे जीत मिलेगी। दूसरी बात यह कि क्या ऐसा लगता है दिग्गजों को कांग्रेस के कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्या अलग जाकर काम किया जा रहा है, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, यही वजह है कि हार का सामना करना पड़ा। और अगर ऐसा है भी, फिर से मैं बोलूंगी कि अगर ऐसा है भी तो क्या संगठन में कोई बदलाव होने की उम्मीद नजर आती है आपको या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पूरी विचारधारा जो सभी लोगों को साथ में लेके चलती, चाहे सभी धर्म हो, सभी वर्ण हो, सभी जातियां हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कभी किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से नहीं है। लड़ाई होती है तो जो जुल्म और अत्याचार होता है कि जो किसान को गोली मारी जाती है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहती है। हम अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए, जनता के हक और अधिकार के लिए हम अपना काम करते हैं। इसमें कोई भी विचार की, हनुमान चालीसा भी हमारे लिए बहुत बेहतर है, हनुमान राम भगवान भी हमारे लिए, गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी। हम हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग को हम मानते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हमने अपनी विचारधारा को छोड़ी, हम कभी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते, कभी अपने विचारों को नहीं छोड़ते। इसीलिए हमने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम भी सत्ता और सरकार में थे, हम चाहते तो हम भी इस तरह की चीजें कर सकते रहे, पर हमने उन्हीं विचारों के चलते, महात्मा गांधी, इंदिरा जी, और उन्हीं विचारों को चलते हुए हमने इस देश को साथ आगे बढ़े, इस लोकतांत्रिक प्रदेश में भी आगे बढ़े। अब किसके सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं कि सबको अपने अपना विचार का, और कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ और दूसरे जितने वरिष्ठ नेता सब अपने विचार कर। लेकिन कुणाल जब आप ये देखिए कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, आने वाले समय विधानसभा चुनाव भी है, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह हमेशा कहा जाता है कि हारे हुए घोड़ों पे दांव नहीं लगता, ना भरोसा कर सकते हैं। तो क्या आगे जाकर युवा नेतृत्व पर भरोसा किया जाएगा, जैसा कि विपिन वानखेड़े ने साबित कर दिखाया आपके यहां से? उनके लिए पूरा युवा संगठन खड़ा हुआ था और वो जीत उनको दिलाकर रहे उनके कार्यकर्ता। तो क्या वैसे बदलाव कुछ आप देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये अनुभव जो दो चीजें होती है, एक होता है अनुभव, मानिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का जो अनुभव है, उस अनुभव की कोई साधन नहीं, और नए लोगों की ऊर्जा, जब दोनों का तालमेल होता है तभी बेहतर रूप से संगठन बनता है। यही स्थिति हमने करी। कमोबेश कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व का हमें अनुभव का लाभ मिला, उनके नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़े, और जिन विषम परिस्थितियों में इतनी बेहतर, मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति को 100% का टारगेट अचीव करना था और एक व्यक्ति को 25% का अचीव करना था, क्योंकि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ था, जिस तरीके से लोगों की हत्या हुई थी, तो उसके बाद उस अचीव करने के टारगेट में कई बार जब बड़ा टारगेट अचीव करना होता और कहा जाता है कि समर्थ को ना दोष गोसाई की, जैसे आपने अभी बूथ की बात करी तो यशपाल जी ने कहा कि भैया समर्थ व्यक्ति है जो जीत गया, इनको थोड़ी ज्यादा सीट आ गई, हमें 9 आई, 18 सीट आ गई। ये भी नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और यही हम युवाओं को ताकत किसने दी? यही कमलनाथ जी और सब वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने हमें ताकत दी। हम जैसे नौजवानों को, भारतीय जनता पार्टी में किस नौजवान? लेकिन आपने क्या सारा अनुभव कमलनाथ से लेने की कोशिश की है, उनका उपयोग करने की पूरी कोशिश की है? क्योंकि जब उनकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी, तब मुख्यमंत्री भी वही थे, अध्यक्ष भी वही थे, किसी को उन्होंने कमान सौंपने की भी जहमत नहीं उठाई। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी वही थे, फिर अध्यक्ष भी वही थे, पूरा वन मैन आर्मी का काम चल रहा था क्या ये?
और फिर पीछे से दिग्विजय सिंह भी कभी कभी आ जाते थे सामने। नहीं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए, सबको काम बांटा हुआ था। अलग अलग व्यक्तियों को, मुझे कोई विधानसभा की अलग अलग सभी नेतृत्व, अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग जगहों की जवाबदारी, सबने अजय सिंह जी भी घूमे, अरुण यादव जी भी घूमे, दिग्विजय सिंह जी भी घूमे, हमारे सब वरिष्ठ नेता पचौरी जी, सभी लोग घूमे और सभी लोगों ने अपना काम किया। पर जो कहा जाता है कि ये जीत गए तो इसीलिए इनके कोई दोष और उसका गुणगान नहीं हो पाएगा वहां पर, हमारा थोड़ी कम सीटें जीते हैं तो उसमें वो निकलेगी चीजें। और सब बेहतर जब अनुभव उनका है, उन्होंने 9 चुनाव इस मध्य प्रदेश की जीते हैं और उनका अनुभव, उनके नेतृत्व में 18 में हमारी सरकार बनी, उनके पीसीसी जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। बेहतर रूप से इस चुनावों को भी इन परिस्थितियों में लड़ा। मैं तो खुश हूं। छिंदवाड़ा के 9 बार के सांसद बने कमलनाथ, ये हम सभी को पता है, उन्होंने चुनाव जीता कुणाल जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है ना कि वो तो छिंदवाड़ा के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, शायद छिंदवाड़ा से बाहर नहीं आ पाए वो। क्यों रह गए? क्या यहाँ पे इनके यहाँ पे कर्जा माफ नहीं हुआ, इनके यहाँ पे गरीबों की पेंशन नहीं बड़ी, इनके यहाँ पे बेटियों की शादी के पैसे नहीं बढ़े, इनके यहाँ पे माफिया के खिलाफ अभियान नहीं चला, इनके यहाँ पे मुआवजा नहीं मिला। किस तरीके से? ठीक है कुणाल जी, मुद्दों की ही हम बात करेंगे। विवेक पटैया संवाददाता लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ 2 करोड़ की रोडें आई है, मेरे यहाँ डैम्स आए हैं, मेरे यहाँ गौशालाएं नई खुली है, जो काम हुआ उस मुद्दों पर हम लौट आते हैं, मुद्दों पर हम बात करते हैं। अब हमने ये बात की कि संगठन में कहाँ कमी रह गई है, लेकिन मंथन आप करेंगे और उस मंथन में जो भी निकलेगा आप उसको निभाएंगे भी, ये हम आशा भी करते हैं, और जनता के हित के लिए काम करेंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। विवेक पटैया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, अगर हम मुद्दों की बात करें, शुरुआत से हम ये कह रहे थे कि मुद्दे है ही कहां, विकास के मुद्दे कहां हैं? टिकाऊ बिकाऊ है, खुददार गद्दार है, राष्ट्रवाद वाले मुद्दे सामने आ जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे सामने आ जाते हैं, चाहे राम मंदिर हो या फिर चुन्नू मुन्नू की बातें सामने आ जाती है, लेकिन विकास के मुद्दे तो थे ही नहीं। अब जरूर मुद्दों की बातें हो रही हैं, लेकिन पहले ये कहां थे? बिल्कुल जिया, मुद्दों की बात करें तो इस उपचुनाव में एक बात बिल्कुल साबित हो गई है कि नेताओं ने जिस तरह बयानबाजी की उसको जनता ने दरकिनार किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह कांग्रेस ने एक ही मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, टिकाऊ और बिकाऊ, और जो प्रत्याशी बिक गए और सरकार गिरा दी और लोकतंत्र की हत्या कर दी, कांग्रेस इस मुद्दे से हट नहीं पाई और इसी मुद्दे को लेकर पूरा चुनाव लड़ती रही। कांग्रेस ये जान नहीं पाई कि जनता आखिर अंदर तक क्या चाहती है। कई बार ये होता है कि आप जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, और हमारे दोनों जो अभी जो मेहमान बैठे हुए हैं डिबेट में, उनको भी ये बात बिल्कुल जानकारी है क्योंकि खुद चुनाव लड़े हैं। ऐसी स्थिति में हर गांव में एक ऐसा तासीर का वोटर होता है जो गांव में इन मुद्दों की चर्चा करता है। उसकी संख्या जो है महज 10, 12, 15 होती है, लेकिन गांव का जो एक्चुअल फैक्ट जो वोटर होता है, जो गांव में रहता है और जो जिसका काम सिर्फ वोटिंग के दिन वोट करना है, बाकी अपने काम से काम रखना है, वो असल मुद्दों को लेकर वोटिंग करता है। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल में जो स्थानीय मुद्दे रहे वो हावी रहे और बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस वहां पर यदि जीती है तो उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि बीजेपी ने चुनाव जो है वहां पर बयानों पे लड़े, न कि मुद्दों पर लड़े। और तीसरी बात, यदि बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता दूसरे क्षेत्रों में मिली है तो उसका एक बड़ा कारण यही रहा कि इधर की जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता, कृषि आधारित जीवन जीने वाली जनता जो थी, वो कहीं बिल्कुल विवेक, जब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में गए हैं, बड़े क्षेत्रों में गए हैं, बड़ी सभाएं की हैं, वहां पर उन्होंने ज्यादातर मुद्दों की बात की है, ये हमने देखा है। यहां पर हो सकता है कांग्रेस की कमी रही हो, कुणाल जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन यशपाल जी सवाल आपसे यही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कई सभाओं में कहा है कि कर्ज माफी का जो बोझ है वो किसान के सर पे से वो उतारेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो क्या कर्ज माफी होगी आने वाले समय में? अब तो सरकार बन गई क्योंकि फिर से देखिए, शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में रहे हैं, वे एक किसान की भूमिका में हैं और वे किसान का दर्द जानते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने सभाओं में कहा कि जो कमलनाथ जी ने जो किसानों के साथ धोखा किया था और 2 लाख रुपए की कर्ज माफी नहीं हुई, कर्ज का जो ऋण का जो ब्याज की गठरी किसानों के सर माथे आ गई है, उसको मैं उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब उनका कमिटमेंट है। और शिवराज जी ने कहा था, आप मान करके चलना। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि चुनाव के दरमियान, चुनाव के दौरान जब आचार संहिता नहीं लगी थी जिया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जनहित के निर्णय लेना शुरू कर दिए थे।
आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, स्टाम्प वेंडर्स की जो पटरी पर बैठ करके व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके खातों में पैसा जाना शुरू हो गया था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लैपटॉप बटना शुरू हो गए थे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना नई लॉन्च की मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, जहां भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए सालाना प्रति किसान को देते हैं, पात्र लोगों को हमने 4,000 एक्स्ट्रा दिया और वो चुनाव के ठीक पहले खाते में जाना भी शुरू हो गया। ये परिदृश्य जनता को दिख गया था और उनको लग रहा था कि तो गद्दार और मक्कार और बिकाऊ और टिकाऊ की बातें कर रहे हैं, मिलावट राम और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इनके पास कोई मुद्दे थे नहीं, हर मंच पर इन्होंने कोसने की कोशिश करी है। यशपाल जी, जो ये गठरी चढ़ी है किसानों के सर पर कर्ज माफी की, ये कांग्रेस की वजह से चढ़ी है, क्योंकि कर्ज माफी के वादे किए गए और आप हमेशा कहते आए हैं कि कर्ज माफी हुई नहीं। कांग्रेस ने धोखे में रखा है। कांग्रेस ने जो टैक्स जिसको सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी पर कर्ज का लेन देन नहीं हुआ, खाते क्लियर नहीं हुए। कई 50,000 रुपए तक की बात करते हैं, 1 लाख रुपए तक की बात करते हैं। झाबुआ में चूंकि चुनाव था, इसलिए झाबुआ में 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन 1 लाख के नीचे वालों की जो संख्या है जी, उसमें भी जो प्रमाण पत्र जारी किया है, वो प्रमाण पत्र ले लेकर के लोग घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि कुणाल चौधरी जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कतिपय किसानों को ला करके बताया कि हाँ हमारे यहाँ कर्ज माफ हो गई है, लेकिन वो लेकर के आए थे। लेकिन कई लोग ऐसे भटक रहे हैं आज भी, जिनको जो प्रमाण पत्र दिए थे, मैं कह सकता हूं वो प्रमाण पत्र फर्जी था, जाली था, वो किसानों के किसी काम नहीं आया, क्योंकि 3 टियर जो व्यवस्था होती है सहकारिता के क्षेत्र में, अपेक्स जी डीसीसी भी पूछ लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, कर्ज माफी की फर्जीवाड़ा कर दी, लेन देन नहीं हुआ। मेरा बड़ा दुख होता है, मुझे यशपाल जी एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मेरे किसान भाइयों को फर्जी बताया, मुझे दुख है यशपाल जी। आप किसान को फर्जी नहीं बताया, देखिए मतलब एक सेकंड, मैंने किसान को फर्जी नहीं, आपने मेरे किसानों को, मेरे परिवार के लोगों को, अन्नदाता को आपने कतिपय बताया, इसका जवाब रुकिए, अभी किसका जवाब किसान देगा आपको? मेरे वो किसान, आप अपने शब्दों को मेरे शब्दों में मत डालिए। उन किसानों को कतिपय और फर्जी किसान बताने की आप हिम्मत नहीं, आपने मैनेज किया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने उन लोगों को लिया है और उनमें से भी बेचारों को कितना का माफ हुए होंगे, हम दिखाएंगे, चेक करवाएंगे हम। गलत बात, आपने मेरे किसान परिवार के लोगों को कतिपय बताया। अरे यशपाल जी, अरे आपने जो मैनेज किया उसकी बात बता रहा हूँ मैं, किसान को कतिपय। यशपाल जी, अब मैंने आपकी बात सुन ली बहुत शांति से। क्या है कि आप 8 सीटें जीत गए तो आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस तरीके से किसानों को आज कुणाल भाई एक बार भी टिकाऊ राम और बिकाऊ राम नहीं बोले आप। मेरी बात अब पूरी होने दीजिए। अब आप नाराज मत गोली मारी है और ये कर्जा चढ़ाया किसने? आपकी सरकार ने 15 साल की गलत नीतियों के कारण कर्जा चढ़ाया। 21,000 किसान। अरे गलत बात है, ये गलत वक्तव्य दे रहे हो आप। ये कर्जा हर साल लेना देना होता है, तो 10 साल का पुराना कर्जा थोड़ी होता है 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख का। ये अल्पकालीन ऋण माफ किया जो किसान लेता और देता है, जमा खर्च करता है हर साल। अरे क्या यार कुणाल भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? ये बच्चों पुराना कर्जा था, ये बच्चों पुराना कर्जा था 2 लाख का। अरे यार लोकतंत्र गलत बयानबाजी मत करो यार। जाते हैं लोकतंत्र में, सरकारें आती है और जाती है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जनता से है तो इसके बाद ठीक कर देगी जनता। कुणाल भाई बहुत जिम्मेदार चैनल पर बैठे अपन यार, वर्षों पुराना 2 लाख। कुणाल जी आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कर्जा चढ़ाया, आपने उतारने की कोशिश की, बीच में सरकार गिरा दी। जो आप कह रहे हैं बीच में सरकार गिरा दी, नहीं तो कर्ज माफी का अगला सत्र भी आ जाता। कुणाल जी अब आप क्या चाहते हैं? सरकार शिवराज सिंह की बन गई है तो ये कर्ज माफ करें, अब आगे गठरी उतारनी है इनको। मेरी पहले पूरी बात, इनमें किसान की गलत नीतियों के कारण कर्जा चढ़ा। हम सरकार में आए, हमने 2 लाख तक का, जिन्हें ये डिफाल्टर किसान कहते थे, तो पूरे मध्य प्रदेश का उसका कर्जा माफ हो चुका। अब जिसका 1,60,000 था, 1,91,000 था, वो सारी चीजें मैं प्रमाण जी टीवी ने उसको बहुत अच्छे से चलाया। अलग बात है क्योंकि उसमें पासबुक बनाया था, सारी चीजें लाया था, क्योंकि बही खाते लाया था, पासबुक लाया था, आधार कार्ड लाया था। मुझे मालूम था कि आपके जैसे लोग भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, 1 लाख तक की 112 तहसीलों में 1 लाख तक का रेगुलर किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और पूरे मध्य प्रदेश की सारी तहसीलों में 50,000 तक का कर्जा माफ हो चुका है। इसमें कहीं कोई संशय और शक और शुबा नहीं है। और
उनके ही मंत्री जो कहते थे कि हमने पूछा कई बार, मीडिया ने, आपकी जी न्यूज ने सवाल पूछा कि आप बोले कांग्रेस का पाप है क्या कर्जा माफ करना? पाप है। आप कर्जा चढ़ा वो पाप नहीं, पर कांग्रेस कर्जा माफ कर दे तो वो पाप है। आप पेंशन हमने 300 की 600 कर दी तो आपने 4-5 महीने से पेंशन नहीं दी है। स्पष्ट है, चुनाव आप जीते हो, अब कर्जा भी माफ करना। सवाल मुद्दों को लेकर ही है कुणाल जी। कुणाल जी, सवाल ये है कि यही मुद्दा लेकर जो आप अभी बता रहे हैं, यही मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाते तो क्या फायदा नहीं होता? लेकिन आप जनता के बीच क्या लेकर गए कुणाल जी? आप लेकर गए गद्दारी, आप लेकर गए टिकाऊ बिकाऊ वाली बातें, आप लेकर गए लोकतंत्र की हत्या वाली बातें। आप उनके विकास की बातें कर लेते, आप उनके मुद्दे उठा लेते। आपने जो 15 महीने में किया है कुणाल जी, आप वो बता देते एक बार। सब हमने बताया, हमने किसान की कर्जा माफी करा, गरीब की पेंशन बढ़ाई, दूध के भाव बढ़ाए, किसानों के हमने यहाँ पे शुद्ध का युद्ध चलाया, पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ की जो माफिया की जमीन था। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी मंच पर गए, कुणाल जी, आप कहते हैं कि कन्या विवाह योजना के तहत आपने 51,000 रुपए का ऐलान किया, लेकिन वो खाते में नहीं गए। उन बच्चियों के खुद के भांजे भांजी हो गए, ऐसा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, लेकिन उनके खाते तक 51,000 नहीं पहुंचे। मेरा 4 सम्मेलन हुआ, मैं खुद विधायक हूँ, मेरे 4 सम्मेलन हुए, मेरी जनता भी देख रही है। चारों सम्मेलन के पैसे आ चुके हैं, लगभग 1000 जोड़ों के पैसे, 48,000 रुपए बेटियों के खाते में और 3,000 रुपए जो संस्था जनपद करती है उनके खातों में आ चुके हैं। मतलब आज भी 6 महीने साल भर पहले आ चुके हैं। मतलब अब इसमें झूठ कोई बोले तो आप चाहो तो फिर मैं अपनी प्रमाण बेटियों को ले आऊं, और या तो मैं आपको जी न्यूज को मैं इन्वाइट करता हूँ, यशपाल जी को इन्वाइट करता हूँ, मेरे साथ चले, मैं सारे जोड़ों के घर ले जाने तैयार हूँ और उनके खाते में पैसा आया कि नहीं आया ये दिखवाने को तैयार हूँ। आप जिस मंच पे जिस जगह चलना चाहेंगे उस जगह चलने को मैं तैयार हूँ। और ये झूठ मेरी जनता देख रही है कि अगर मेरे यहाँ पैसे नहीं आए हो सम्मेलन के तो मुझे, मैं आग्रह कर रहा हूँ जनता। अच्छा, आंकड़ा पता है कि कुणाल जी कि कितनी कन्याओं के खाते में पैसा गया? क्या कोई आंकड़ा पता है? 133 करोड़ रुपए एक साल पहले जा चुके थे। उसके बाद का पूरा जो आंकड़ा अगले बजट में लगभग 100 करोड़ के आसपास हो गए। 200-250 करोड़ रुपए बेटियों के खातों में गए हैं। अब पूरे प्रदेश की शादियों के तो मुझे नहीं आंकड़े मालूम, मैं बता रहा हूँ। और ये मुद्दे बीजेपी ने भी उठाए हैं, इसी बात को लेकर आपको घेरा भी है। मैं यशपाल जी से पूछूंगी कि अब जो आरोप आपने लगाए, क्या वो आप पूरा करने के तैयार हैं? अब देखिए, एक तो मैं जिया बताना चाहता हूँ, कुणाल भाई को भी बताना चाहता हूँ और आपको बोला कि ये बताइए मेरे को, आपकी क्या डिफॉल्टर किसानों का ही कर्जा माफ करने की बात की थी पिपलिया मंडी में राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के वचन पत्र में? आपने किंतु परंतु क्यों किया? अल्पकालीन ऋण पे छोड़ दिया, सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कमर्शियल बैंक वाले आए नहीं, व्यावसायिक बैंक वाले अभी व्यावसायिक बैंक वालों का हुआ नहीं है। आपने उसमें इफ एंड बट कर दिया, किंतु परंतु कर दिया। और मुझे खंडवा का वो परिदृश्य याद आ रहा कुणाल भाई जी, हाँ, मैंने खंडवा की वो न्यूज देखी है, वो पेपर कटिंग मेरे पास पड़ी है, जिसमें वर वधू तख्तियां लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कमलनाथ जी 51 रुपए की राशि दो, हम परिणय सूत्र में बने हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में हमको पैसा नहीं मिला। हाथों में तख्तियां लेकर के वर वधू को खंडवा की सड़कों पर मैंने देखा समाचार पत्रों की कतरन के माध्यम से। और ये 51,000 की बात कर रहे हैं कुणाल भाई, आप मुझे बता दीजिए बजट में आपने कितना प्रावधान किया? आपके 3 कुल मिला के बजट आया है, एक आम बजट लघु आया है, एक आपका 2 अनुपूरक आए। आप बता दीजिए आपने पूरे मध्य प्रदेश में 51,000 रुपए का कितना प्रति विवाहिक जोड़ा का आपने कितना बजट में प्रावधान किया है? और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकेले आपके विधानसभा क्षेत्र की 1000 वर वधुओं की सूची मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जी टीवी को भी उपलब्ध करा दीजिएगा, और उसमें खाते में खतौनी हुई है, खातों में पैसा पहुंचा है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। 1000 कहने से काम नहीं चलेगा, हो सकता 600-700 ही। यशपाल जी, कुणाल जी कह रहे हैं कि वो अभी सूची जारी करने के तैयार हैं, आप कर दीजिएगा उनको व्हाट्सएप या मेल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मंजूर है, ठीक है, कुछ भी बात करना चैनल पर बैठ करके, किसी भी वक्तव्य देना। आपने डिफॉल्टर किसानों की बात कही है, आपके एजेंडे में डिफॉल्टर किसान नहीं था, आपका वचन पत्र में था 2 लाख रुपए तक के सारे कर्जे माफ। क्या बात कर रहे हो आप कुणाल भाई, कैसी बात कर रहे हो? आपने व्यवसायिक बैंकों को छेड़ी थी, आपने अल्पकालीन सारे किसानों का कर्ज माफ होता है सर। यशपाल जी, सरकार गिरा दी, लेकिन आपने सरकार गिरा दी बीच में। अरे जिया, कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री जब बात के लिए आ गए थे कि तुम्हारी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, हमको तुम्हारे दल में भी नहीं रहना है, हम सरकार को ठोकर मारते हैं। विधायक देखिए कुणाल जी, स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी, कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो चाहे गोपाल भार्गव को, ये पहले गिराने वाले थे सरकार आपकी।
नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अपने कर्मों से गिरी, कर्मों से पहले ही पहुंचने लग गए थे आपके यहाँ के विधायक, उनके पास पहले ही पहुंच गए थे, वो तो थोड़ा सा आपके पर रहम कर दिए। देखिए, सरकार गिराना होता है 15 महीने इंतजार नहीं करते हम, 15 महीने इंतजार नहीं करते हम, तीसरा चौथा महीने गिरा देते। लेकिन गिरी सरकार इनके कामों से, इनके कर्मों से। और सपा बसपा सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ठीक है, चला लेने दो थोड़ा दिन, हम भी देखें आखिर कैसे सरकार चलाते हैं। ये सब बयान है, कौन बोल रहा है? ये रिकॉर्डेड है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। कई जगह वो पहुंचे, कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए वो जब सभा कर रहे थे तब उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास 2 महीने के अंदर ही आ गए थे लोग। जी, आप निर्वाचित सरकार को गिराना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर 22 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, मंत्री त्यागपत्र देंगे। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान है, मैं चाहूंगी कि आप वो जरूर सुने, कभी आपको मौका मिले तो। ये बयान है कि हमारे पास पहले ही ये हो गया था, बिग बॉस का आदेश आ गया था कि सरकार गिरा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा चला लेते हैं, सरकार चलने दो इनको। 2 विधायकों की चिट्ठी, दत्ती गांव की और हरदीप सिंह डंग की, जब सार्वजनिक हुई तभी कांग्रेस को समझ लेना था कि सरकार हमारे ही लोगों के कान से गिरने वाली है। तब तक इनके समझ में नहीं आई है। और 6 मंत्रियों का त्यागपत्र देना, 22 विधायक हमारे साथ आ जाना मंत्री सहित, ये बड़ी घटना घटी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर गिराना होती, जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत पर्सनल सवाल है कुणाल जी एक मेरा आपसे और पार्टी से, कि अब आप लोगों पर भरोसा कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, लोगों पे भी भरोसा करेंगे, जनता पे भी भरोसा करेंगे। कई लोग दिख गए तो इसका मतलब ये आप खुद ये सोचिए कि अजय सिंह वहां मौजूद रहते हैं और वो पारुल साहू हो चाहे दूसरे प्रत्याशी, उनके लिए जब वो वोट मांग रहे थे, जब वो जनसभाएं कर रहे थे और जो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे कहा है कि क्या आप तो टिकाऊ नहीं है ना, आप तो नहीं जाएंगी ना। ये एक भरोसा जनता के सामने वो दिखाना चाहते थे या फिर जताना चाहते थे। ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाएगा पार्टी के अंदर। देखिए, पार्टी के अंदर नहीं, ये तो विधायकों पे भी ट्रस्ट इशू कम हुआ है। मैं खुद भी अभी एक क्षेत्र में, अभी परसों मेरे क्षेत्र में गया, क्षेत्र में लोग पूछते हैं कि भैया विधायकों के भाव क्या चल रहे हैं आजकल। विधायकों की भी स्थिति गंभीर हुई है, विधायकों को भी सामान समझ लिया गया है कि मतलब बिकाऊ जो होता है, कि मतलब कई लोगों ने इस विधायिका को भी कलंकित किया। यशपाल जी भी इस बात से मेरे ख्याल से सहमत होंगे, क्योंकि यशपाल जी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो 4 बार की जीते हुए, हर परिस्थिति में जीते हुए, उनको घर बैठना पड़ा है। पर बिकाऊ लाल बीजेपी में भी तो एक अलग ट्रेंड सेट हो गया है, उसके बारे में यशपाल जी से मैं पूछूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कुणाल जी, थोड़ा सा समय की कमी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फिर मैं आपके पास रुख करूंगी। बिल्कुल, हमारी चर्चा इस पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुणाल चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए, यशपाल सिसोदिया और जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में 8 महीने पुराने सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। शिवराज का राज बरकरार रहेगा या सत्ता कमलनाथ के हाथ में रहेगी, इस सस्पेंस का अब खात्मा हो चुका है। जनता ने कांग्रेस को नकारा है और शिवराज को स्वीकारा है। 2023 तक के लिए जनता ने शिवराज को सरकार चलाने के लिए क्लियर मैंडेट दे दिया। कांग्रेस का टिकाऊ बिकाऊ वाला कैंपेन फेल हो गया और सिंधिया का सियासी दांव कहीं ना कहीं काम कर गया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस को मिली हताशा और निराशा। ढोल बजाते प्रदेश अध्यक्ष, मिठाई खिलाते मुख्यमंत्री और नाचते गाते खुशी मनाते बीजेपी के कार्यकर्ता। 8 महीने से जिस सवाल के जवाब का इंतजार था, वो जवाब मिल गया है। और जवाब यह है कि एमपी की जनता ने 2023 तक सरकार चलाने के लिए शिवराज सरकार को क्लियर बहुमत दे दिया है। 125 से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी अब एमपी में सबसे बड़ा सियासी दल है, जबकि 8 महीने पहले तक सरकार में रही कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जीत के साथ ही बीजेपी की बाछें खिल गई। वोटर ने बीजेपी के साथ साथ शिवराज पर भी पूरा भरोसा जताया। नतीजों के बाद शिवराज ने जहां जनता का धन्यवाद किया, तो साथ ही वो कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की, वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। कभी तो
सही बोल दिया करो दिग्विजय जी। अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में मायूसी छा गई। कमलनाथ ने जनता के फैसले को स्वीकार किया, तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं, और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता? जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। एमपी उपचुनाव के नतीजे सिर्फ सत्ता पर बरकरार सस्पेंस पर से पर्दा हटाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि इन नतीजों ने बता दिया कि वोटर्स में कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ वाला कैंपेन नहीं चला। ये नतीजे बताते हैं कि जनता ने शिवराज पर फिर भरोसा जताकर कांग्रेस को नकार दिया, और ये नतीजे बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोकर कांग्रेस को दोहरी मार पड़ी। पहला, एक बड़ा नेता पार्टी से चला गया, और दूसरा, उनके साथ सरकार भी हाथ से चली गई। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो अब जीत हार का फैसला तो हो चुका है, लेकिन हार के पीछे की क्या वजह है, चाहे वो बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में कुछ सीटों में हार का सामना करना पड़ा हो, वो क्या वजह रही उसके पीछे, और चाहे कांग्रेस को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसके पीछे की क्या वजह रही, ये पार्टी का आत्ममंथन का विषय है। पार्टी आत्ममंथन करना आज से शुरू भी कर देगी। कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें वो ये चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से बूथ पर या कौन से क्षेत्र में कमी रह गई है। तो वही बीजेपी भी आत्ममंथन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत करेगी उसकी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी बहुत स्वागत है, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, पहला सवाल आपसे, आज खुश तो बहुत होंगे आप। खैर, अभी यशपाल जी हमारे साथ बने हुए थे, लगातार कर्ज माफी की हम बात कर रहे थे उनसे, क्योंकि आपसे मैं जरूरी कर्ज माफी को लेकर पूछना चाहूंगी सवाल। वो इसलिए क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई है, डिबेट में ही बात हुई है, और आपने बहुत अच्छे से आंकड़े भी दर्शकों को बताए हैं, हमारे सामने पेश किए हैं। अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कर्ज माफी की गठरी जो कि किसानों के ऊपर है, सर के ऊपर है, उसको उतारने का काम हमको करना है, तो क्या कर्ज माफी करेंगे आप? सवाल यही है। देखिए, शिवराज जी का जो कर्ज माफी का मॉडल है वो बहुत अलग है, और वो मॉडल आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होता है जी। और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि देश के किसान या वो लोग जो वंचित लोग हैं, उनको क्या आपको खैरात पे ही पालना है हमेशा, या उनको वाकई में पैरों पर धीरे धीरे खड़ा करना है? और यही मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो था वो गांधी जी का सर्वोदय के नाम से विख्यात था, कि भाई सबका उदय हो। तो 1 रुपए किलो गेहूं और चावल और कर्जा माफ करने से तो उदय नहीं होगा, इससे आप एक वन टाइम रिलीफ दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी करें, हम खेती की लागत को कम करें। और मुझे बहुत खुशी है जिया जी, आपके माध्यम से मैं जी न्यूज़ के दर्शकों को आज बताना चाहूंगा कि इस समय सब जगह बुआई चल रही है और अब खाद डलने वाली है। और आज ही नरेंद्र मोदी जी का एक निर्णय आया है जो कल लिया गया था कि 50 रुपए प्रति बोरी खाद की कीमत कम की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इस प्रकार के कदम है, बड़ा तो नहीं कहूंगा, छोटे छोटे कदम है जो बढ़ाते हुए जो लागत है किसान की वो हम कम करते जाते हैं, जिससे कि उस पर जो बोझ कर्ज का आता है वो ही ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। तो ये ज्यादा बेहतर वे है, नंबर 1। नंबर 2, जिया जी, दीपावली का ही समय है, इस समय हम कोई भी लोन लेते हैं, आम आदमी लोन लेता है तो लोन वो बैंक से लिया जाता है। लोन सरकारें तो देती नहीं है, सरकारें केवल उसका ब्याज देती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्याज में सब्सिडी देती है, यदि वो 14% लोन पे बैंक दे रहा है, क्योंकि बैंक की जो दरें होती है वो आरबीआई से रेगुलेट होती है। कांग्रेस की योजनाओं में ये गलती आपको लगती है कि आत्मनिर्भर बनाने की बजाय खैरात में चीजें दे दी गई, या देने की प्रक्रिया चल रही थी, जो आप मानते हैं? ये
गांधी जी ने हमेशा इस बात को कहा, लेकिन भाई ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस हो गई ना, वो समझ ही नहीं पाए, धीरे धीरे दूर होते चले गए। और यही कारण है कि पिछले 30 साल से ये लोग सरकारों को बनाने के लिए परेशान है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि वे बैठकर चिंतन करें और मौलिक इकोनॉमी पर, जिस पर कि वाकई में हमारे लीडर्स सोचा करते थे, उस पर वापस आए। बहुत साधारण सी बात है, ये करना चाहिए। ठीक, भूपेंद्र जी से मैं सवाल ले लेती हूँ कि आखिर कहाँ कमी रह गई। भूपेंद्र जी, चाहे कर्ज माफी हो या फिर तमाम 15 महीने की योजनाओं का आपने जिक्र किया था, दावे किए थे, तो क्या जनता उनको नहीं समझ पाई? क्या वो वाकई लाभ नहीं उठा पाई? इस वजह से भरोसा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई जनता को? ये तो पहली चीज ये है कि जीत के कई सौदागर होते हैं और वो जीत की आड़ में कई झूठों को फिर से चलाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उचित है इस दृष्टि से कि वो जीत गए और उन्हें मेरी बड़ी बधाई है जी। लेकिन ये सब बातें सच नहीं है, इनका सच से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार ने पहले महीने में ही 2532 करोड़ रुपया कर्ज माफी में खर्च किया, उसके बाद 3200 करोड़ रुपया माफ किया है। ये सब बजट में लिखा हुआ है, इनको पढ़ना आएगा तो ये पढ़ लेंगे, उसको बजट में लिखा हुआ है। और आज जो ये बातें कर रहे हैं कि हम कर्ज माफ करेंगे और हम ही को बोझा उठाना पड़ेगा, तो ये अपना ताजा बजट भी पढ़ लें, उसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस काम के लिए पहले से ही है। तो ये जो जिसको इन्होंने ये सिद्ध करने की चेष्टा की कि वो झूठ है, वो इनके कागजों में ही सच के रूप में लिखा हुआ है। हम जनता तक पहुंचा पाए नहीं पहुंचा पाए, इनके शोर में हमारा सच दब गया या हार गया, ये चीजें परिस्थिति जन्य है। इनसे जो है कोई ना तो सच बदलता है, ना नीति बदलती है, ना सोच बदलता है। और वो चीजें जो है भूपेंद्र जी, हार की क्या वजह रही? ये पार्टी की अंदरूनी बात है, आत्ममंथन की बात है और वो करने की जो प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी आज से। आपको बीजेपी की जीत के पीछे की क्या वजह नजर आती है? कई बार शोर जीत जाता है, ये जीत गए हैं, बधाई है इनको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है हार गए हैं तो ये चुनावी हार है। लेकिन इससे हमारे जो है आदर्श, हमारी जो सोच, हमारा जो एक एजेंडा या हमारी जो एक जो कार्यशैली या हमारा जो रोड मैप है वो नहीं हारा है, वो जीतेगा, आज नहीं कल जीतेगा। और भूपेंद्र जी, क्या ऐसा कहीं से भी प्रतीत होता है कि एजेंडा कांग्रेस का या कांग्रेस की विचारधारा मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत बदली है? क्योंकि आप ही के दिग्गज नेता हैं नरेंद्र नाहटा, उन्होंने कहा है कि विचारधारा को छोड़कर अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो फिर कैसे जीत मिलेगी? देखिए, ये अपनी अपनी राय होती है और इस तरह की राय किसी भी राजनीतिक दल में जो सचेतन होता है, जिसमें जिंदा लोग काम करते हैं, वहां पर ये राय उठती रहती है, इन पर विचार विमर्श होता है और इन्हीं राय के माध्यम से जो है एक सर्वानुमति पैदा की जाती है। कांग्रेस पार्टी जो है डिफरेंट विचारों को स्वीकार करके उनमें कंसेंसस विकसित करने की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक निर्णय को लेकर और पार्टी में उसका विस्तारित करने वाली पार्टी है। ये निर्णय को कहीं और से आता है और उसको ये पार्टी में विस्तारित करते हैं। हम पार्टी के अंदर विचार डालते हैं और विचार के जो विभिन्नताएं हैं, उसका जो वैभिन्न है, उसमें हम एक रूपता लाकर जो है एक फैसले पर पहुंचते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं। भूपेंद्र जी, क्या वो अभी समय होगा ये सही कि आप संगठन में बदलाव की स्थितियों को देखा जाए या फिर जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से तय की जाए? जो जिम्मेदारियां अभी आपके नेताओं के पास है, क्या उसमें कोई फेरबदल की स्थिति आपको नजर आती है ताकि और मजबूती मिल सके पार्टी को? आज हमारी पार्टी की विधायक दल की बैठक है, सारे सीनियर हमारे लीडर्स उसमें जुड़ेंगे और वो जो है भविष्य की जो भी राय बनेगी उसके लिए तय करेंगे और उसको जो है पार्टी स्वीकार करेगी। ठीक, भूपेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें, 12 बजे मुलाकात होने जा रही है। किसकी मुलाकात होगी? सीएम शिवराज से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। ये मुलाकात बेहद ही अहम होने जा रही है। 12 बजे सीएम हाउस पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री आवास में ही शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात होने जा रही है। और ये अभी कहा जा रहा है कि जीत की बधाई देने के लिए कमलनाथ पहुंचेंगे सीएम हाउस और सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करेंगे, उनको जीत की बधाई देंगे। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात हो सकती है। अब उपचुनाव क्योंकि खत्म हो चुके हैं तो उसके बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है आज और ये बधाई को लेकर मुलाकात अभी मानी जा रही है कि कमलनाथ
शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने बधाई दी थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि जो जनता का निर्णय है वो शिरोधार्य हम उसको करते हैं और साथ ही बीजेपी से ये उम्मीद करते हैं, सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं का भी सम्मान करेगी, उनको सुरक्षा देगी, किसानों के भी हित में फैसला लेगी, मध्य प्रदेश के हित में फैसला लेगी। ये उम्मीद जताते हुए कमलनाथ ने भी ट्वीट किया था। और अब कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें बधाई देंगे। 12 बजे ये मुलाकात फिलहाल बताई जा रही है। सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। ये सवाल लगातार उठ रहा है अब कल के बाद से कि क्या बीजेपी के अंदर ऐसा कोई ट्रेंड सेट हो गया है कि बाहर का कोई व्यक्ति अब अंदर आता है तो उसको टिकट भी दिया जाएगा, उसके लिए काम भी किया जाएगा, जो कई सालों से कार्य कर रहा है उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाएगा और उस प्रत्याशी के ऊपर फोकस किया जाएगा जो कि बाहर से आया हुआ, और उसको जिताने के लिए पूरी मेहनत भी करेंगे? देखिए, राजनीति का क्षेत्र वो क्षेत्र है जिया जी जहां पर मेरिट कम सीनियरिटी होती है। तो कोई 50 साल से यदि काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका स्थान नहीं होता, स्थान होता है जी। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको रोपिन किया जाता है, उसको हम बहुत सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, व्यंग्य के रूप में आप लोग कह सकते हैं, विपक्ष कह सकता है। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी लगातार असफलताओं के बाद, मैंने बताया ना पिछले 30 साल से कांग्रेस संघर्ष कर रही है, इसके बाद भी सोचो आप, भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि साहब वो तो जनता बेवकूफ है, जनता शोर में आ जाती है, जनता बहकावे में आ जाती है, कांग्रेस नहीं बहकी हुई है। मतलब ये बड़ा विचित्र सी चीज है। आप 50-60 हजार करोड़ का कर्जा आपने ही 55,000 का या 54,000 का कैलकुलेट किया। आप खुद ही मुंह से बोल रहे हो 2,000 और 3,000 आपने प्रावधान किया और बोलते हो 26 लाख का हो गया। कैन यू इमेजिन? मतलब आप खुद के ही तथ्यों को विरोधाभासी नहीं बता रहे क्या? तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है इस पर विराम लगना चाहिए। भूपेंद्र जी, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे कंप्लीट कर ले लीजिए। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद शालीनता हो बेहतर है। चुनाव के बाद शालीनता हो दोनों ही पार्टियों में वो बेहतर है जी। आप दोनों में मतलब मैंने कोई अशालीन व्यवहार किया हो तो जी बिल्कुल। हितेश जी, अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं भूपेंद्र जी से सवाल करूंगी। हितेश जी, देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं कि चुनाव संपन्न हो गया है, हम दोनों ने अपनी बात को रखा जिया जी, और मैंने बार बार कहा कि आप एक और ये बोलते हैं 2,000 3,000 और 60,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ हो गया, समझा दो साहब। नहीं हुआ, वही आपने संख्या कम कर दी। आप 88 लाख किसानों को घटाकर आपने 54 लाख कर दिए। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 54 लाख किसानों में के विरुद्ध भी मूलधन तो कुछ देते ना भैया। और मैं आपको जिया जी जो कह रहा था, एक 10 सेकंड बाद, देखिए, लोन माफ करता है बैंक, सरकारें नहीं करती, वो देती नहीं है तो कहां से करेंगी? तो आपने क्या बैंकों को मूलधन दिया है क्या? तो वो घुमाते रहते नहीं, आपके कमल पटेल ने ऐसा कहा तो फ्लोर पे ऐसा हुआ। ये कैसी बातें हैं? तो जनता इसको समझती है डिबेट में, जैसे हम अभी डिबेट कर रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ा ना हम जो कह रहे हैं जनता उसकी माला जपेगी। और जनता मूर्ख नहीं होती साहब, उसका बार बार अपमान बंद करो आप। ठीक है हितेश जी, मेरा जो सवाल था आपसे वो ट्रेंड सेट करने को लेकर था। साथ में हम तस्वीरें जयभान सिंह पवैया की भी दिखा रहे थे कि वो अब कहाँ गायब रहते हैं। अब आप जीत गए हैं, उनके बूथ को अगर जीत मिली है या फिर उनके क्षेत्र से अगर कोई जीता है तो वो सिर्फ मिठाई खिलाने का काम करेंगे क्या? अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, मैं राहुल लोधी की बात कर रही हूँ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहां के कार्यकर्ता लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे थे कि जयंत मलैया को टिकट मिलना चाहिए। यानी कि एक डर है उनको भी कि हमारे नेता को छोड़कर जो बाहर से आया है राहुल लोधी, उसको क्या आप टिकट दे देंगे? ये सवाल है मेरा, आप समझ रहे होंगे जी। जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और मैं किसी सवाल से बचता नहीं हूँ, आपको भी पता है। मैं इसके 2 उदाहरण आपको देता हूँ, एक महाराष्ट्र का और एक बिहार का। महाराष्ट्र में हमको आखिरी मोमेंट तक ये पता था कि शिवसेना हमको धोखा दे सकती है, आपको भी पता है ये बात बहुत अच्छे से। और मैं तो वहां पर मुंबई में 36 सीटों के वॉर रूम में था, वहां का इंचार्ज था। हम लोगों ने वहां पर देखा कि सभी वरिष्ठ लोगों ने समझाया, बताया, सूचित किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अमित शाह जी का एक ही कहना था कि नहीं, हमारा इतने वर्षों का गठबंधन रहा है, ये हमारे बुरे वक्त में साथी रहे हैं, वो जो करते हैं करें, हम नहीं करेंगे। तो ये आपने एक उदाहरण देखा, ये हमारा पक्ष है साहब, इसकी कीमत देते हैं हम, महाराष्ट्र में दी हमने। ऐसे ही आप बिहार को उठा के देखिए, अमित शाह जी के हर इंटरव्यू में जो आपके चैनल पे भी चला है, उन्होंने इस बात को हमेशा कहा, जब पूछा गया कि भाई आपकी संख्या ज्यादा आई, उनकी कम आई तो क्या करेंगे,
तो उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और आज भी आप देख रही हैं हम उस पर कायम है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीति में ठीक है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल राजनीति करना चाहिए, अपने शब्दों पर टिकना चाहिए, और उसकी कॉस्ट आप सत्ता में भागीदारी किसकी होगी किसकी नहीं होगी इसको लेकर दे सकते हैं। लेकिन हमने जब सिंधिया जी हमारे यहाँ आए तो एक बड़े कॉस्ट के साथ आए, किंतु क्या परिस्थितियां रही उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब आपको पता है। ऐसे समय पर यदि उनसे कोई बातचीत हुई है तो उसका सम्मान रखना भी राजनीतिक मर्यादा है, जिसको हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने राजनीतिक सूझबूझ से रखा। ऐसा आपको प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी कई बार बता चुके हैं। तो ऐसा नहीं, ये करना चाहिए, और इसीलिए मेरा कहना है जनता इसको देखती है कि आपके शब्द क्रेडिबल हैं कि नहीं है। आप यू कैन नॉट डिफाई देम, आप उनको हवा में नहीं उड़ा सकते ऐसे। मुझे दुख हो रहा है कल से जो कांग्रेस का रवैया में देख, तनखा साहब जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि शोर जीत गया और लोकतंत्र हार गया। भाई कांग्रेस जीत जाएगी तो लोकतंत्र जीत जाएगा, और यदि कांग्रेस नहीं जीती तो लोकतंत्र हार जाएगा। ये तो हमें समझ में नहीं आया साहब। ये कांग्रेस हार जाएगी तो दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, कांतिलाल भूरिया ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, और अगर आप जीत गए हैं तो लोकतंत्र की भी हत्या है ये। और यही सवाल मैं भूपेंद्र जी से करूंगी कि भूपेंद्र जी लगातार ब्लेम करने वाली बातें हमेशा सामने आई, ये पहली बार नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उन क्षेत्रों में कभी ये सामने नहीं आता कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़, एक बड़ी पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, वहां पर कभी ईवीएम दोषी नहीं होता। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बहुत ऐसे विकसित देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ट्रंप भी तो हार गए हैं, लेकिन वो भी तो वहां पर बैलेट पेपर को लेकर कोस ही रहे हैं अभी भी। मैं आपके सवाल का जो दायरा है, आप अमेरिका तक अपने सवाल में हो आई हैं। और मैं नहीं घुमाई सर, दिग्विजय सिंह का बयान नहीं सुना क्या आपने? विकसित शहरों की बात कर रही हूँ, विकसित देशों की बात कर रही हूँ मैं तो। मैंने बात सुनी। आप जाएंगी तो हो आएंगे, रंग मार देंगे। भूपेंद्र जी, आपको बड़ी मिर्ची लग गई डॉक्टर साहब, बड़ी अभी तो बड़ी बुद्धिमानी झलका रहे थे। एंकर पे वार करेंगे तो लगेगी ना, ये तो समझा रहा हूं आपको। भूपेंद्र जी, जितना सवाल आपसे किया है आप उसका जवाब जरूर दें। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ईवीएम को दोषी मानना ये सही है अभी? क्या आप भी मानते हैं पूरी कांग्रेस समर्थन करती है? ये मेरा सवाल है आपसे। आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि विकसित देश इसका उपयोग नहीं करते, तो ये क्या असत्य है? पहले तो इस पर चर्चा कीजिए आप। सत्य अगर ये असत्य है तो आपसे बताइए। सत्य है सर, आप ठीक है, सत्य है अभी। सत्य बोलना अपराध है? बताइए आप, सत्य बोलना अपराध है? अच्छा सर, लेकिन चुनाव के बाद सीधा चुनाव के बाद ये वोटिंग हो जाती है, नतीजे आ जाते हैं। मैडम जो है, मैडम सुनिए, अब आप सीधी बात कर रहा हूँ मैं। आप बताइए, सत्य बोलना अपराध है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल अपराध नहीं है, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा। आप कहाँ घुमा रहे हैं बात को सर? सुनिए ना, आप मेरी कहने दीजिए, मैं आप ही के निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूँ। मेरा इतना कहना है सर, मेरा इतना सा कहना है भूपेंद्र जी कि जब हार मिली है यहाँ पर तो ईवीएम को दोष क्यों? वहां पर भी तो के ध्रुव जीते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर ईवीएम से चुनाव हुआ है, वहां किसी ने नहीं कहा ईवीएम दोषी है, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं कहा कि ईवीएम दोषी है। मेरा सिर्फ ये सवाल था। आपकी जानकारी का अभाव है। बीजेपी ने जो है किताबें भी लिखी इस पर, इनके सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमे भी लड़े, लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके खिलाफ कैंपेन भी चलाया। ठीक है, और ये चीजें आप जो है छुपाना क्यों चाहती हैं? ये बताइए। बिल्कुल नहीं छुपाना चाहती, मैं तो आपसे सवाल करी थी तो आप जवाब दे देते। ये सब आप मेरी जानकारी का अभाव बता रहे हैं तो आप बता दीजिए ना, अगर आपको ज्यादा जानकारी है सर। मैंने बता दिया ना, आप बताइए। आप मेरी जगह बीजेपी पर वार करिए, आप मेरी जगह बीजेपी सरकार को घेरिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए, यही जनता भी चाहती है, जनता के हित में काम कीजिए। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, हार जीत हो चुकी है, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। इसका मंथन भी किया जाएगा और मंथन में क्या कंक्लूजन निकलता है ये भी देखना होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।